आप सभी को मधु आप में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की माध्यमिक हिंदी व्याकरण से रूप विचार के अंतर्गत कारक और उसकी विभक्तियां को अध्ययन करेंगे। और आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है और आप सबको इसका भली भांति ज्ञान आसानी से आज प्राप्त होगा। आप सब ध्यान दें आज के विषय पर। आज हम अध्ययन करेंगे कारक। कारक के बारे में जानने के लिए हमें उसके कुछ विषयों को ध्यान से समझना होगा। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला अर्थात जो क्रिया को करता है उसे कारक कहते हैं। इस वाक्य को आप सब ध्यान से अनुमान कीजिए। मोहन बड़े भाई राकेश अपने घर कटोरे चावल लाकर पुण्य अपने हाथों भिखारी दिया। संज्ञा से लेकर क्रिया तक के बीच में जितने भी पदों का उपयोग किया गया है, संज्ञा से क्रिया तक के बीच इन पदों में कोई संबंध कोई संपर्क नहीं जुड़ता है। इससे हमें अनुभव होता है कि यदि पूरे वाक्य को इस ढंग से लिखा जाए तो उसका अर्थ हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। इसका कारण है एक दूसरे पदों के साथ कोई संबंध नहीं जुड़ता है। यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जैसे मोहन के बड़े भाई राकेश ने घर से कटोरे में चावल लाकर पुण्य के लिए अपने हाथों से भिखारी को दिया। इस वाक्य में के, ने, से, में, के लिए, से, को, इन सब शब्दों ने संज्ञा से लेकर क्रिया तक के बीच प्रयोग होने वाले सारे पदों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। इससे हमें यह बोध होता है संज्ञा से लेकर क्रिया तक के बीच के सारे पदों के साथ संबंध को स्थापित करने वाले उन शब्दों को हम कारक कहेंगे। इसी प्रकार इसकी परिभाषा इस तरह बनाई गई है। संज्ञा या सर्वनाम से लेकर क्रिया पद तक के बीच सभी पदों के साथ पारस्परिक संबंध को बोध कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। इन कारकों को अर्थात इस संबंध को जानने के लिए जिन कारक चिन्हों का उपयोग हम करते हैं उन चिन्हों को हिंदी में विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। वर्तमान हम इसकी परिभाषा समझ गए। अब हम इसका ज्ञान विस्तार से समझेंगे। अब इस आरेख को आप सब ध्यान दीजिए। यह आरेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी इस आरेख को हम देखेंगे हमेशा कारक का पूरा ज्ञान इस आरेख से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कारक को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसका पहला प्रकार है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। इस 8 कारकों को समझने के लिए इसके अलग अलग विभक्तियां या परसर्गों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कर्ता कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है से, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है को के लिए और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का के की, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर।
संबोधन कारक का विभक्ति है, चिन्ह है हे या अरे आदि। इस प्रकार इस आरेख को आप सब हमेशा के लिए स्मरण रखेंगे, ताकि जब कभी भी हमें कारकों की बात सामने आती है तो ये आरेख हमें स्मरण करवाएगा कि कारक के प्रकार और उसकी विभक्तियां या परसर्ग को। अब हम एक एक प्रकार को ध्यानपूर्वक समझेंगे। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। अब सब ध्यान दें इस चित्र को। इस चित्र में राधा भोजन बनाती है। इस वाक्य में जब ने विभक्ति का उपयोग किया जाए, राधा ने भोजन बनाया, अर्थात हम यहां समझेंगे या ने विभक्ति का उपयोग करने पर यह क्रिया भूतकाल में परिवर्तन हो गई। रमेश ने पत्र लिखा, उसने पाठ पढ़ा। इन तीन उदाहरणों को ध्यान में रखकर हम ने का उपयोग कर चुके हैं। अब ये जो प्रश्नबोधक शब्द है, इन प्रश्नबोधक शब्द से हमें पता चल जाएगा कि ने विभक्ति किसके लिए प्रयोग की गई है। जैसे राधा ने भोजन बनाया, हम प्रश्न करेंगे क्रिया को ने का प्रयोग करते हुए कि भोजन किसने बनाया, अर्थात उत्तर मिला राधा ने। अब इससे यह बोध होगा कि ये कर्ता कारक है। वैसे रमेश ने पत्र लिखा, हम प्रश्न करेंगे किसने पत्र लिखा, उत्तर मिला रमेश ने, अर्थात ने एक कर्ता कारक है। उसने पाठ पढ़ा, हम प्रश्न करेंगे किसने पाठ पढ़ा, उत्तर मिला उसने, एक सर्वनाम है। तो इससे पता चला कि ने विभक्ति का प्रयोग करने पर यह कर्ता कारक का बोध होता है। जैसे कारक शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और हमेशा के लिए ने का प्रयोग करते समय ये याद रखिए, जब कभी भी हम ने का प्रयोग करेंगे तो हमेशा के लिए सारे वाक्य भूतकाल में परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए ये इसकी विशेषता है कि ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। अब हम इसका दूसरा भेद जानेंगे। कारक का ये दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति है को। और इस चित्र को आप सब ध्यान से देखिए। कर्म कारक को समझने के लिए हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे राम ने रावण को तीर मारा, हम यहां प्रश्नबोधक शब्द से कर्म कारक को पहचानेंगे। जैसे राम ने रावण को तीर मारा, राम ने किसको तीर मारा, तो उत्तर में प्राप्त होने वाला शब्द हमें कर्म कारक का बोध कराता है। जैसे मधु ने सेब को काटा, मधु ने किसको काटा, उत्तर मिला सेब को। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने किसको पढ़ाया, उत्तर मिला छात्रों को। अर्थात इन तीन उदाहरणों में सबसे बड़ा विषय ये रहा, कर्म पर क्रिया का पूरा प्रभाव या पूरा फल पड़ता है। इसलिए इसकी परिभाषा इस प्रकार है, शब्दों के जिस रूप से क्रिया का फल कर्म पर पड़ने का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। वर्तमान हम इसका तीसरा भेद जानेंगे। तीसरा भेद है करण कारक। करण कारक की विभक्ति है से। और से विभक्ति का अर्थ है के द्वारा या के माध्यम से। इसे जानने के लिए इस चित्र को आप सब ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक लड़का साइकिल से जा रहा है। ये वाक्य पर ध्यान दें,
राकेश साइकिल से स्कूल जाता है। इस वाक्य में यहाँ से का प्रयोग किया गया है। अब हम किसके माध्यम आदि लगाकर प्रश्न पूछकर हम सटीक उत्तर भी जान सकते हैं। जैसे राकेश साइकिल से स्कूल जाता है, राकेश किसके माध्यम से स्कूल जाता है? उत्तर मिला साइकिल से। अर्थात से इसका विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है। अब दूसरे वाक्य पर ध्यान दें, श्यामा कलम से लिखती है। हम प्रश्न करेंगे श्यामा किसके माध्यम से लिखती है? यहाँ उत्तर मिला कलम से। माताजी चाकू से फल काटती है, माताजी किसके माध्यम से फल काटती है? उत्तर मिला चाकू से। अर्थात ये तीन वाक्य में से का उपयोग किया गया है और से विभक्ति का यहाँ अर्थ है माध्यम से या द्वारा। जब कभी भी से का उपयोग माध्यम या द्वारा होता है तो उसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है, कारक के जिस रूप से क्रिया करने में साधन या माध्यम का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस प्रकार आप इसे हमेशा याद रखेंगे। वर्तमान हम अध्ययन करेंगे इसका चौथा भेद। इसका चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को समझने के लिए आप इस चित्र को ध्यान दें। इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये आशा रवि को पुस्तक देती है। तो इस चित्र को समझने के लिए हम इस प्रश्नबोधक शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे किसको या किसके लिए। आशा रवि को पुस्तक देती है, आशा किसको पुस्तक देती है? उत्तर मिला रवि को। अर्थात इससे बोध होता है उत्तर में जो शब्द हमें प्राप्त होता है वो एक परसर्ग है, एक विभक्ति चिन्ह है। उस विभक्ति चिन्ह को हम को या के लिए आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण पर ध्यान दें, पिताजी बेटी के लिए खिलौने लाए। अब हम प्रश्न करेंगे पिताजी किसके लिए खिलौने लाए? उत्तर मिला बेटी के लिए। डॉक्टर ने गरीबों के लिए दवाई मुफ्त में दी। तीसरे उदाहरण पर ध्यान दें। अब हम प्रश्न करेंगे डॉक्टर ने किसके लिए दवाई मुफ्त में दी? उत्तर मिला गरीबों के लिए। अर्थात अब इन तीन उदाहरणों से ये बोध होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह की ओर संप्रदित हो गई। इससे हमें पता चल जाता है कि को या के लिए का अर्थ है क्रिया का संपादन करना, या इसकी परिभाषा निम्न प्रकार है, जिन कारक शब्दों से संज्ञा पदों का स्थानांतरित होने का बोध हो उन्हें हम संप्रदान कारक कहते हैं। ये बड़ा सरल है और इसे हम हमेशा इस तरह नियम के अनुसार याद रखेंगे। वर्तमान हम जानेंगे इसका पांचवा भेद। उसका पांचवा भेद है अपादन कारक। अपादन कारक की विभक्ति या परसर्ग है से का अर्थ है अलग होना या अलग होने का अर्थ यहाँ बोध होता है। अब इनको जानने के लिए ये तीन उदाहरण और इस चित्र का सहारा लेंगे। इस चित्र को सब ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक पेड़ है और उसके सारे पत्ते नीचे गिर रहे हैं और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य को समझने के लिए हमें प्रयोग करना है कहां से। प्रश्नबोधक शब्द को उपयोग करेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कहां से पत्ते गिरते हैं? उत्तर मिला पेड़ से। अब राकेश के हाथ से किताब गिर गई। कहां से किताब गिर गई? हाथ से। तीसरे वाक्य पर ध्यान दें, रमा स्कूल से घर गई। रमा कहां से घर गई? उत्तर मिला स्कूल से घर गई। अर्थात अब हमें यहाँ तीन उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए यह समझना है कि से का उपयोग करने पर यहाँ अलग होने का बोध हुआ। जैसे ये पत्ते, नीचे गिरे हुए पत्ते कभी ऊपर थे, अब नीचे गिर गए, अर्थात अलग होने का बोध हुआ।
राकेश के हाथ से किताब गिर गई, किताब राकेश के हाथ में थी, अब नीचे गिर गई अर्थात अलग हो गई। अब तीसरे उदाहरण में रमा स्कूल से घर गई, रमा स्कूल में थी और घर की ओर चली गई अर्थात एक जगह से दूसरी जगह की ओर दिखाना अर्थात अलग होने का बोध है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है, जिन कारक शब्दों के रूप से एक वस्तु का या किसी व्यक्ति का दूसरे से अलग होने का बोध होता है उन्हें अपादान कारक कहते हैं। ये बड़ा सरल सूत्र है, इस तरह आप उसे याद रखिए। वर्तमान हम पढ़ेंगे इसका छठा भेद। इसका छठा भेद है संबंध कारक। संबंध कारक को समझने के लिए ये चित्र को ध्यान से देखिए। अब ये चित्र हमें समझाएगा संबंध कारक को। जैसे यहाँ किशोर है और यहाँ केदार है। केदार और किशोर का संबंध किस प्रकार हम प्रमाणित करेंगे, इस वाक्य को ध्यान दें। किशोर का भाई केदार आया है। यहां पर प्रयोग हुआ है का। इसे पहचानने के लिए हम किसका, किसके, किसकी इस प्रकार से हम प्रश्न बोधक शब्दों का उपयोग करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि संबंध कारक किस तरह हमें समझना है। किशोर का भाई केदार आया। जैसे हम यहां प्रश्न करेंगे किसका भाई, उत्तर मिला किशोर का, किशोर का भाई। अब किशोर और केदार दोनों का संबंध दोनों भाई हैं अर्थात इस संबंध का बोध कराने वाले शब्द है का, के और की। पदों का संबंध ये स्पष्ट कराते हैं। स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। जैसे किसके बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल के बच्चे। यहां बच्चों का संबंध स्कूल के साथ है। वो सुरेश की बहन है। यहां वो किसकी बहन है, सुरेश की। अर्थात यहां यह बोध हुआ कि जो वह लड़की है वो सुरेश की बहन है। का, के, की का काम है संबंध का बोध कराना। इसी अनुसार इसकी परिभाषा जिन कारक शब्दों से संज्ञा या सर्वनामों का परस्पर संबंधों का बोध होता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इस प्रकार आप इसे स्मरण रखिए। अब हम अध्ययन करेंगे इसका सातवां भेद। इसका सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को जानने के लिए 3 उदाहरण और चित्र को ध्यान दें। इस चित्र में हमें एक गिलास में पानी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। गिलास में पानी है। आप इसे समझने के लिए ध्यान दें। हम प्रश्न पूछेंगे कहां लगाकर, क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न पूछेंगे। गिलास में पानी है, कहां पानी है, उत्तर मिला गिलास में। अर्थात यहां में हमें एक स्थान का बोध कराता है। जैसे गिलास रूपी एक पात्र के स्थान में पानी मौजूद रखा गया है। माताजी रसोई घर में हैं। माताजी कहाँ है, रसोई घर में। रसोई घर भी एक स्थान का ही बोध कराता है। मेज पर किताब है। कहाँ किताब है, उत्तर मिला मेज पर। अर्थात में और पर ये दोनों हमें स्थान का बोध कराते हैं। और जो कारक शब्द स्थान का बोध कराते हैं, जिन कारक शब्दों से स्थान या जगह का बोध होता है उन्हें हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक बहुत ही सरल और सहज है। इसका परसर्ग में और पर है। वर्तमान हम पढ़ेंगे इसका अंतिम 8वां भेद। वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक एक ऐसा भेद है जिसका उपयोग हमेशा वाक्य के पहले होता है। संबोधन कहने पर हम ये समझेंगे किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना या किसी को पुकारना या किसी को बुलाना।
इस तरह से संबोधन किया जाता है। अब इसे समझने के लिए इस चित्र में एक लड़के को नीचे गिरा हुआ ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे ये नीचे गिर गया है, वाक्य इस तरह से है, अरे वो गिर गया, अरे वो गिर गया। तो इससे हमें किसी को पुकारने का, आश्चर्य होने का आदि बोध होता है। तो इसे समझने के लिए हमें जैसे यहां प्रयोग किया गया, अरे वो गिर गया। ओ जी सुनिए, ओ जी सुनिए, अर्थात किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। इससे हमें इन 3 उदाहरणों से हमें बोध होता है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी से हम अपनी बात को कह रहे हैं। तो अरे, ओ जी, हे आदि इसके कारक चिन्ह हैं और इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन कारक शब्दों से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। इस प्रकार कारक के 8 भेद हैं। इन 8 भेदों को हम भली भांति रूप से उदाहरणों सहित अब समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि हमने जितना पढ़ा उस पर आधारित एक आध प्रश्न है, हम उसके उत्तर भी बनाएंगे। अब प्रश्न ये पूछे गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित कारकों के नाम बताइए। जिन कारकों के नीचे रेखा खींची गई है उसके नाम आप बताइए। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यह रेखा खींची हुई है को के नीचे। अब ये को विभक्ति या परसर्ग किस कारक का है? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ये को विभक्ति है जब कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तब उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब राकेश साइकिल से स्कूल जाता है। यहां पर से विभक्ति किस कारक की है उसका नाम बताना है। यहां से का अर्थ है माध्यम, तो यहां पता चला कि ये करण कारक है। अब तीसरे प्रश्न पर ध्यान दें। पिताजी ने बेटी के लिए खिलौने लाए। यहां के लिए के नीचे रेखा खींची गई है। यहां के लिए से पता चलता है खिलौने एक स्थान से दूसरे स्थान को संप्रदित हो गए, अर्थात संप्रदान कारक। अब अंतिम प्रश्न पर ध्यान दें। रमेश ने पत्र लिखा। सबसे सरल प्रश्न। जब भी ने का उपयोग होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रश्नों के ये सटीक उत्तर हैं। अब हम दूसरे मूल्यांकन पर ध्यान देंगे। ये है अंतिम मूल्यांकन। निम्नलिखित वाक्यों में परसर्ग या विभक्तियों से खाली स्थान भरिए। पेड़ डैश पत्ते गिरे। इसका सटीक उत्तर होगा से। पेड़ से पत्ते गिरे। मेज डैश किताब है। मेज पर किताब है। स्कूल डैश बच्चे खेल रहे हैं। स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। डैश वो गिर गया। अरे अरे वो गिर गया। इस प्रकार
इन खाली स्थानों का सही उत्तर से, पर, के, अरे आदि कारक चिन्ह हैं। आज की कक्षा इस तरह हम पूरे कारक और उसकी परिभाषा और उसके सारे प्रकारों को अध्ययन किए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इसे ध्यान से सुने और समझें। आप सबको हार्दिक धन्यवाद।